ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सोम का, एक्सेल लोडिंग से रिलेटेड। बहुत मज़ा आने वाला है आपको ये, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द ये टॉपिक को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मैं जो पहला और पार्ट चैप्टर 1 का ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे पास क्वेश्चन है उस मिक्स में है। और मिक्स में मैंने देखा स्टार्टिंग में, तो ये 3 टॉपिक कवर करने के बाद लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। मतलब कोई आप कॉम्पिटिटिव की बुक लोगे तो उसके 3 चैप्टर आप कवर खत्म कर सकते हो, ठीक है, मेरे चैप्टर के 1 के अकॉर्डिंग। तो अच्छा चैप्टर है। आइए समझते हैं गाइस ये चैप्टर हम पढ़ने क्या वाले हैं इस चैप्टर में, और अभी तक हमने क्या पढ़ा है, और कोशिश किया है गाइस हम रिलेट करते हुए चलें। आप देखिए होगे, सबसे पहले सोम में स्ट्रेस स्टार्ट करने से पहले हमने लोड देखा, लोड की वजह से इफेक्ट देखा। फिर मैंने देखा भाई उस लोड की वजह से स्ट्रेन डेवलप होता है, डिफॉर्मेशन होता है बॉडी, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है ना, हमने ये देखा था। उसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है उसके बारे में हर चीज देखा, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में हर चीज देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने लोडिंग पढ़ी थी ना, लोड पढ़े थे, आइए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो हमने ये चीज देखा था गाइस, स्क्रीन शो हो रहा है आपके सामने। ओके, तो हमने लोड देखा था। लोड हमने देखे थे, नॉर्मल लोड होता है और एक ट्रांसवर्स लोड होता है। नॉर्मल लोड में हमने देखा है एक्सियल लोडिंग होता है और इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। ट्रांसवर्स लोड में हमने देखा था ट्रांसवर्स शियर लोड और इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ये मिलता है, और सबकी इफेक्ट भी देखे थे। एक्सियल लोड की वजह से गाइस एक्सियल स्ट्रेस डेवलप होता है, हमने देखा था। और इसेंट्रिक एक्सियल के साथ हमने क्या क्या देखा था, एक तो हमने देखा था एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हुआ था, जिसका फॉर्मूला क्या था, सिग्मा ए इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया। और एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हुआ था इस लोड के कारण, जिसका फॉर्मूला सिग्मा बी विच इज इक्वल टू मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, ये हुआ था। फिर हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स लोड। ट्रांसवर्स लोड में हमारा आता है ट्रांसवर्स शियर लोड, पर जो क्या होता है परपेंडिकुलर लगता है लोड के परपेंडिकुलर ये एक्ट होता है। और नॉर्मल लोड क्या होता है, पैरेलल एक्ट होता है लोड के। तो ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ लोड। और ट्रांसवर्स लोड में हमें क्या क्या मिलता है, हमें यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर लोड में हमें डायरेक्ट शियर स्ट्रेस देखने को मिलता है। इसके कारण डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, मतलब हम शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है, मतलब टाउ एवरेज की बात कर रहे हैं, दैट इज पी अपॉन एरिया। क्लियर है। और साथ में बेंडिंग भी मिलता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी मिलता है, यही फार्मूला, ठीक है, ये वाला ही फार्मूला। फिर जब इसेंट्रिक ट्रांसफर शियर लोड जब किसी बॉडी पे लगता है, तो उसकी वजह से हमें क्या किया, एक तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस मिलता है, ये वाला। उसके बाद बेंडिंग शियर स्ट्रेस मिलता है, ये वाला, है ना। और तीसरा एक टॉर्सन मिलता है, टॉर्शनल मिलता है, दैट इज टॉर्शनल इज इक्वल टू आपका लोड इंटू डी बाई टू, ठीक है, ये चीज। तो हमने सारे इफेक्ट तो देख लिए। तो जनरली आप पूरे को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 4 तरीके के स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। एक तो एक्सियल एक्सियल डेवलप हो रहा है, क्लियर है, एक्सियल स्ट्रेस। एक बैंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एक हमारा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, और एक टॉर्शनल डेवलप हो रहा है। ये 4 चीज हमको डेवलप हो रहा है, और यही 4 चीज सोम का 4 चैप्टर है, क्लियर है। तो अभी हम एक्सियल स्ट्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। एक्सियल स्ट्रेस के बाद हम बैंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और फिर टॉर्शनल, और इस तरीके से हमारा सोम खत्म हो जाता है गाइस। ये 4 जो मेन आपको स्ट्रेसेस दिखा है, जो ये सब लोड के से प्रोड्यूस हुआ है, ये 4 स्ट्रेसेस डेवलप करता है, और ये 4 चैप्टर होता है सोम का, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला, दैट इज एक्सियल स्ट्रेस से रिलेटेड सब कुछ पढ़ेंगे। एक्सियल स्ट्रेस मतलब अगर किसी इस तरीके के शाफ्ट में एक्सियल स्ट्रेस अगर लगता है तो क्या होता है, अगर कुछ इस तरीके के शाफ्ट में एक्सियल स्ट्रेस लगता है तो क्या होता है, अगर शाफ्ट हमारा टेपर होता है इस केस में एक्सियल लगता है तो क्या होता है। सेम टू सेम बेंडिंग में भी, बेंडिंग में अगर शाफ्ट ऐसा है तो किस तरीके का बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। शार्प इस तरीके से अलग 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 क्रॉस सेक्शनल है तो टेपर है तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसा डेवलप होगा। फिर डायरेक्ट शियर स्ट्रेस भी इस तरीके के तीनों में देखेंगे, फिर टॉर्सनल भी हम इन तीनों में देखेंगे। बस इस तरीके से सोम खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सियल स्ट्रेस के बारे में।
एक्सियल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है? बिकॉज ऑफ एक्सियल लोड की वजह से। और ये किस तरीके का लोड है? ये है नॉर्मल लोड। दो तरीके का लोड होता है, नॉर्मल और ट्रांसवर्स। ये कैसा है? नॉर्मल। ठीक है, चलिए पहला हम देख रहे हैं, एक नॉर्मल शाफ्ट लिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मैंने शाफ्ट लिया, ठीक है, उस पर मैंने लोड लगा दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, इसको मैं ये डिफॉर्मेशन को डेल से रख रहा हूँ, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ है, और ये हमारा क्या है? एल लेंथ ऑफ शाफ्ट था, ये हमारा कुछ डिफॉर्मेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे एक्सियल लोड लगाने की वजह से एक्सियल स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो लोड लगाया वो और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो भी ये इसका क्रॉस सेक्शनल अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इसी तरह अब इसकी वजह से एक्सियल स्ट्रेस तो डेवलप हुआ है, एक्सियल स्ट्रेन भी डेवलप होगा, तो एक्सियल स्ट्रेन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? दैट इज एक्सियल स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा ए की वैल्यू पी अपॉन ए आया हुआ है, तो पी अपॉन ए मतलब पी अपॉन ए और ये वाला ई, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये स्ट्रेन आ गया, एक्सियल स्ट्रेस, दिस इज एक्सियल स्ट्रेन आ गया, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इसमें डिफॉर्मेशन डेल की वैल्यू कितना, ये लोड लगाने से ये कितना डिफॉर्मेशन कितनी हुई, ये कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन ये क्या है? एक्सियल स्ट्रेन है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन क्या होता है? जो डिफ्लेक्शन जितना हुआ है अपॉन ओरिजिनल लेंथ, विच इज इक्वल टू दिस पी अपॉन ए ई। तो यहाँ से जो डिफॉर्मेशन होता है वो निकल गया हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट का, दैट इज पी एल अपॉन ए ई, ये निकल गया डिफॉर्मेशन। यही कैलकुलेट करना है, हर अलग अलग टाइप के शाफ्ट का लोड लगाने पे क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है आपको कैलकुलेट करना है। और जो लोड इसमें हम जो टॉपिक, ये जो लेक्चर जो बनाया हूं, मैं लेक्चर में सिर्फ एक्सियल लोड ही लगाऊंगा, हर जगह सिर्फ मैं एक्सियल या इसेंट्रिक एक्सियल में लगाकर आपको दिखाऊंगा, और उससे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग टाइप के शाफ्ट का वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। नॉर्मल शाफ्ट मतलब यूनिफॉर्म, ये क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल शाफ्ट। अब ये स्क्वायर एरिया, अभी जो ये एरिया है, अगर ये सर्कुलर है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। अगर ये हमारा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? एरिया ए स्क्वायर। अगर ये रेक्टेंगल है तो क्या हो जाएगा? बी इंटू डी, है ना। इस तरीके से अलग अलग एरिया पुट करते जाना जैसा क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये यूनिफॉर्म पूरा क्रॉस सेक्शन सेम है, इन दैट केस हमारा डिफॉर्मेशन निकल गया। ये आपको ये एकदम अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगला चलते हैं, सेकेंड टाइप का शाफ्ट हम लेते हैं। चलिए मैं अब इस तरीके का अलग अलग क्रॉस सेक्शन वाला मैंने शाफ्ट लिया, ठीक है। मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज शाफ्ट 1, दिस इज शाफ्ट 2, दिस इज मतलब शाफ्ट एक ही है, शाफ्ट एक ही है, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो मैंने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1, 2 और 3 इस तरीके से मार्क किया है। तो इसका डाया कुछ होगा D1, इसकी इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस भी है, इसका भी डाया और यंग्स मॉडुलस गिवन होगा, इसका भी डाया और यंग्स मॉडुलस आपका गिवन होगा। अब आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको जाहिर सी बात है डिफॉर्मेशन ही कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई स्ट्रेस एट मेंबर 1 पे बताओ कितना होगा, स्ट्रेस मेंबर 2 पे लोड की वजह से कितना स्ट्रेस इस मेंबर पे, सिर्फ इस मेंबर पे प्रोड्यूस हुआ है वो बताओ, या फिर सिर्फ स्ट्रेस इस पे प्रोड्यूस हुआ ये बताओ, या फिर डिफॉर्मेशन 1 का बताओ मेंबर का, या डिफॉर्मेशन 2 का बताओ, या डिफॉर्मेशन 3 का बताओ, या ओवरऑल डिफॉर्मेशन बताओ कितना हुआ, या ओवरऑल स्ट्रेस बताओ कितना हुआ। इस तरीके के 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके के क्वेश्चन आपको इससे बनते हैं। या तो सिंगल सिंगल पूछ देगा स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन, या सबका एक इक्विवेलेंट स्ट्रेस या इक्विवेलेंट डिफॉर्मेशन आपसे पूछ देगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इनको ये सब कैलकुलेट करने के लिए गाइस कुछ मेथड है, ठीक है। एक्सियल लोड से कैलकुलेट करने की कुछ मेथड है। पहला एक इक्विलिब्रियम मेथड है, इक्विलिब्रियम मेथड है एक्सियल लोड कैलकुलेट करने का। एक्सियल लोड कैलकुलेट करने का किस पे? मेंबर्स पे। एक्सियल लोड लगा तो है, बस इस मेंबर पर लगा है, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करने का
दो मेथड, एक इक्विलिब्रियम मेथड होता है, एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन, ये दो मेथड की हेल्प से आप अलग अलग मेंबर पे, और हर मेंबर पे अगर आप एक्सियल लोड जो है हर मेंबर पे अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसका स्ट्रेस नहीं कैलकुलेट कर लोगे, उस मेंबर का एरिया पता ही है, उस मेंबर का लोड पता ही है, नहीं कैलकुलेट कर लोगे। और वैसे ही डिफॉर्मेशन नहीं कैलकुलेट कर लोगे। तो ये दोनों कैलकुलेट करने से पहले हमें उस मेंबर में कितना लोड लग रहा है वो तो पता होना चाहिए। अब इस पूरे शाफ्ट पे लोड पी लग रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस पे भी उतना ही, इसके पे भी उतना, क्योंकि अगर ये क्रॉस इस तरीके का होता, अगर इस तरीके का यूनिफॉर्म होता तो बोलता कि हाँ हर एक पॉइंट पे सेम लोड लग रहा है। बट ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल अलग है, क्योंकि डाया अलग है सबका, तो जाहिर सी बात डाया अलग है, एरिया अलग हो रहा है, तो हमारा लोड भी अलग होगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू लोड इज इक्वल टू क्या होता है, और स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, है ना। इस तरीके से एरिया कम ज्यादा होगा, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जैसे जैसे एरिया चेंज होगा लोड भी चेंज होगा, इसीलिए हमको हर सेक्शन का लोड कैलकुलेट करना पहले आना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मेथड में क्या करते हैं गाइस, अपन इसी को तीन अलग अलग पार्ट में इस तरीके से बना दो, ठीक है। जस्ट इसके नीचे मैं अगला वाला बनाया, और जस्ट इसके नीचे में तीसरा, इस तरीके से तीन अलग अलग पार्ट बना दो। दिस इज वन मेंबर, टू मेंबर, थ्री मेंबर। इस पे कितना लग रहा है लोड, पी इस पे लग रहा है तो इसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जाहिर सी बात है। जब इस पे अब इधर लग रहा है तो इस पे कितना इधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। और जब इधर इस पे इधर लग रहा है तो अपोजिट इधर अपोजिट लगेगा। तो वन पे इसके अपोजिट, इसके अपोजिट, और इसके अपोजिट वन पे इधर लगेगा। ये लोड पी था तो ये भी लोड पी होगा, तो ये भी पी होगा। ये लोड पी था तो ये भी लोड पी होगा, तो ये तो पी होना ही है, और ये पी होगा तो ये भी पी होगा। क्लियर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, हर मेंबर पे टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है, हर मेंबर पे टेंसाइल लोड एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोड वन है P1, P2 और P3, जो लोड है हमारा वन मेंबर, टू मेंबर, तीन मेंबर, तीनों पे P ही लोड एक्ट हो रहा है, ठीक है। पूरे सिस्टम, जितना सिस्टम है ना, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट एंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, इस तरीके से। और लोड एक तरफ से मार्क करना चाहिए, चालू कीजिए, और आप निकाल, क्वेश्चन कराऊंगा तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी समझ लो। ये था इक्विलिब्रियम मेथड, जो कि बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर लोग मेथड ऑफ सेक्शन सबसे आसान मेथड होता है, बहुत क्विक क्वेश्चन को सॉल्व करता है। मेथड ऑफ सेक्शन अपन इस पे थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे, ये मेथड बेस्ड मेथड है, मेथड ऑफ सेक्शन। अब देखते हैं मेथड ऑफ सेक्शन क्या होता है। मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प से किस तरीके से हम अलग अलग मेंबर पे लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है गाइस, सबसे पहला काम इसके लिए आप करना ये है कि जिधर साइड फिक्स है ना, पहले ओवरऑल देख लो, ये पी अगर इधर लग रहा है तो हमें ये रजिस्टिंग फोर्स किधर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये पी इधर मिलेगा, जाहिर सी बात है। और हम देखा ये पी ये मिलेगा, इस पे भी इधर ही मिलेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जब इधर लग रहा है इस पे, ये जो लग रहा है ये इस पे लग रहा है, तो इस पे किधर लगेगा, इधर लगेगा, है ना, जैसे अभी पीछे कट करके दिखाया था। तो करना क्या है, जिधर ये फिक्स्ड पार्ट है ना उससे मार्किंग स्टार्ट करना है। तो मार्किंग वन, मार्किंग टू, मार्किंग थ्री, ओके। और जिस पार्ट का अगर आपको लोड निकालना है उस पार्ट पे आप बैठ जाओ, उस पार्ट पे आप बैठ जाओ, क्लियर है। उस पार्ट को बैठ जाओ और कट कर दो उस पास को, और उसको कट करके आप लेफ्ट साइड में देखो, जिधर फिक्स है ना, अगर इधर लेफ्ट, अगर राइट साइड में फिक्स होता है तो राइट साइड देखते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट फिक्स है लेफ्ट में। तो यहाँ से देखो लोड P1 जो है वो क्या है, बाहर की ओर जा रहा है, टेंसाइल है तो प्लस P, ठीक है। अब सेकंड मेंबर 2 पे लोड कितना लग रहा है वो देखना है, तो मेंबर 2 पे बैठ जाए, मेंबर 2 को कट कर दो और लेफ्ट में देखो क्या दिख रहा है, टेंसाइल प्लस P। वैसे ही मेंबर 3 पे बैठ जाओ, मेंबर 3 पे आप बैठ जाओ और लेफ्ट की डायरेक्शन की ओर देखो, ठीक है, क्या दिख रहा है, टेंसाइल तो प्लस पी। इस तरीके से तो सिग्मा वन कितना निकल जाएगा, प्लस पी वन अपॉन एरिया वन निकल जाएगा, पी वन अपॉन एरिया वन, विच इज इक्वल टू एरिया क्या है, पाई डी स्क्वायर। एरिया सर्कुलर है ना, इसको लिख सकते हैं पाई बाई फोर डी वन का स्क्वायर, एरिया हो गया सर्कुलर का। तो इसको क्या, ये फोर फोर ऊपर चला जाएगा, फोर पी वन अपॉन डी वन स्क्वायर, स्ट्रेस निकल गया। स्ट्रेस टू निकाल सकते हो सेकंड पे भी, क्या, पी टू अपॉन ए टू विच इज इक्वल टू फोर पी टू अपॉन डी टू का स्क्वायर। ऐसे ही स्ट्रेस थ्री का निकाल सकते हो, क्या,
स्ट्रेस 3 का लोड कितना निकला प्लस पी, तो प्लस पी A3 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 4P3 अपॉन D3 का स्क्वायर, ये प्लस स्ट्रेस निकल गया, स्ट्रेस निकल गया तो स्ट्रेन भी निकाल सकते हो, स्ट्रेन निकाल लो क्या हो जाएगा, सॉरी अगर स्ट्रेस निकल गया तो डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो, डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू एल पी ए अपॉन ई। अभी हमने देखा किस तरीके से डिफॉर्मेशन निकलता है पीछे, ये डिफॉर्मेशन पी एल अप ए ई, तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे डिफॉर्मेशन कैसे निकल जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर वन दैट इज P1 L1, इसका जो लेंथ होगा दिस इज L1, ठीक है, अपॉन एरिया A1 और E1, ये निकल गया 1 का डिफॉर्मेशन, 2 का डिफॉर्मेशन ऐसे ही निकाल लो, 3 का डिफॉर्मेशन निकाल लो, और जब इक्विवेलेंट पूछेगा इक्विवेलेंट डिफॉर्मेशन तो तीनों का डिफॉर्मेशन को प्लस कर दो, तो आपको निकल जाएगा इक्विवेलेंट डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस इक्विवेलेंट पूछेगा तो आप क्या करो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 को प्लस कर दो, इक्विवेलेंट स्ट्रेस निकल जाएगा। इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है, एक आध क्वेश्चन देखते हैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा सा चेंजेस हैं तो इस क्वेश्चन की मुझे समझाना, इसलिए मैं वैल्यू ना लेकर यहाँ पे नंबर्स लिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है तो ये इधर अलग अलग देखो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहला काम क्या करना रहता है हमको, आप पहले देखो अलग अलग मेंबर पे लोड भी अलग अलग, इस पे 4P लोड एक्ट हो रहा है, इस पे 3P, इस पे P, इस पे 2P लोड एक्ट हो रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, मार्किंग, किधर से जिधर फिक्स है, तो ये हो गया हमारा मेंबर 1, दिस इज मेंबर 2, दिस इज मेंबर 3, दिस इज मेंबर 4, ठीक है। अब रिजल्टेंट जब फिक्स रिजल्टेंट कितना है, तो रिजल्टेंट तो निकालो भाई, ये क्योंकि ये पार्ट फिक्स है तो इसका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, तो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तीन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन को मैं इधर लिख दिया, बाकी एक डायरेक्शन वाले को मैं सबको प्लस कर दूंगा, ये हो गया, ठीक है। या तो ऐसे करते हैं ना, डायरेक्ट देखने से ही समझ में आ रहा है, ये देखिए ये 2P इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी एक ये 2P यहाँ पे आओगे, ये भी एक डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 3P, और ये 3P एक अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये तो कट गया, ये 3P और एक 3P अपोजिट डायरेक्शन में बचा एक उधर 4P, तो जब इधर 4P लग रहा है तो अपोजिट में एक 4P लगेगा, तभी तो कटेगा, इक्विवेलेंट होगा रिजल्टेंट, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में आप 4P अपने से लगा दो, ये मैंने लगा दिया ताकि इस 4P को कट कर एक बैलेंस कर दे, और ये हमारा R रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई दैट इज 4P, ठीक है। पहला काम ये कर लोगे, मैं अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकल गया, तो पहला काम क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, दूसरा काम क्या करना है, मार्किंग करना है, किसकी, मेंबर्स का, कहां से, फिक्स पार्ट से, ठीक है, मार्किंग करना है। दूसरा तीसरा काम क्या करना है, हर एक मेंबर का लोड निकालना है, तो कौन से मेथड से, मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन मेथड से निकालूंगा, क्या करूंगा, अब कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां फिक्स है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, और फिक्स इधर का पार्ट फिक्स है तो मैं लेफ्ट की ओर देखूंगा, इस पार्ट पे बैठकर इस पार्ट को कट करके लेफ्ट में देखूंगा, तो लेफ्ट में क्या दिख रहा है, तो P1 क्या मिल जाएगा, कॉम्प्रेसिव टाइप का 4P आ रहा है, कॉम्प्रेसिव है इसलिए -4P लिख दिया। नाउ सेकंड मेंबर पे बैठ जाइए या कट कर दीजिए सेकंड मेंबर को और लेफ्ट में देखिए, तो लेफ्ट में क्या दिखेगा, -4P जो आ रहा था वो तो आएगा ही, साथ में ये इस मेंबर से 4P बाहर की ओर निकल रहा है, मतलब टेंसाइल है, तो +4P, ठीक है। P3 पे क्या होगा, P3 पे आइए, P3 को कट कीजिए, लेफ्ट में देखिए, ये जो था इनकी ये दोनों मेंबर की वजह से जो लोड आ रहा था ये -4P और +4P, इसको वैसे ही लिख दीजिए, और तीसरा देखिए इस पे 3P किधर लग रहा है, कॉम्प्रेसिव टाइप का लग रहा है, तो -3P कॉम्प्रेसिव लग रहा है, क्लियर है। P4 पे कितना लग रहा है, P4 पे तो अपन थोड़ा सॉल्व करते चलते हैं, ये हो गया 4P, ये -4P + 4P ये हो गया 0, और ये -4P प्लस ये बच जाएगा -3P, ये -3P बच गया, तो -3P, और 4 पे आइए, 4 को कट कीजिए, लेफ्ट में देखिए क्या हो रहा है, P निकल रहा है बाहर, तो +P बाहर निकल रहा है, तो टेंसाइल, तो ये प्लस माइनस इससे आ जाएगा 2P, तो P1 P2 P3 P4 सारे मेंबर का लोड हमारा निकल चुका है,
सारे मेंबर का स्ट्रेस कैलकुलेट कर लीजिए। सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 अपॉन ए। P1 की वैल्यू कितनी है, -4P अपॉन ए। ठीक है, मैं आगे एरिया भी, एरिया मान लो सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया तो क्या कर दोगे, पाई बाई 4 D1 का स्क्वायर 1 के लिए। तो अपन एरिया में कर नहीं रहा हूँ, एक्सपेंड हो जाएगा बस अब दिखाने के लिए। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 अपॉन एरिया। P2 की वैल्यू कितना है, 0 अपॉन एरिया, तो सिग्मा 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 हमारे यहाँ से। ठीक है, सिग्मा 3 की वैल्यू स्ट्रेस इन थर्ड मेंबर में कितना स्ट्रेस, दैट इज P3 अपॉन ए। P3 की वैल्यू कितनी है, -3P अपॉन एरिया। सिग्मा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P4 अपॉन ए। P4 की वैल्यू कितना है, -2P अपॉन एरिया। निकल गया। अब इसी तरह डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, क्या होता है डिफ्लेक्शन, होता है कितना, PL अपॉन AE। ये होता है ना डिफ्लेक्शन। तो यहां से डिफ्लेक्शन 1 निकालो, डिफ्लेक्शन 1 निकालो, कितना डिफ्लेक्शन 1, PL। तो P1 डिफ्लेक्शन P1 L1 A1 E1, ये डिफ्लेक्शन होगा तो P1 कितना है, -4P। L1 -4P है ना, हाँ -4P L1 अपॉन A1 E1। ये लीजिए आपका डिफ्लेक्शन निकल गया। ठीक है, और जनरली डिफ्लेक्शन क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं डिफ्लेक्शन अपन, कि डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन ऑफ 1 प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ 2। अगर मेंबर का पूछे तो अलग अलग निकालो, वरना ज्यादातर इक्विवेलेंट पूछता है। डिफ्लेक्शन ऑफ 3 एंड डिफ्लेक्शन ऑफ 4, सबका फॉर्मूला P1 L1 अपन इसमें से ये होगा। अब देखोगे कि सबका जो लेंथ है सेम है। मैं कह रहा हूँ सबका लेंथ क्या है, सेम है। ये भी L है, ये भी, सबका लेंथ सेम है, तो L और एरिया भी सेम है, तो L A और E बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 बच जाएगा। P1 की वैल्यू देखो -4P, ये 0, -3P और ये 2P। तो अपन लिख देते हैं, पीछे करते हैं डिफ्लेक्शन, दैट इज डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या आया था, L और AE। P1 की वैल्यू है -4P, P2 की वैल्यू है 0, P3 की वैल्यू है -3P और P4 की वैल्यू है -2P। ठीक है, तो ये इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, दैट इज -9PL अपॉन AE। और एरिया अगर पुट करना चाहते हो तो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 36 माइनस PL अपॉन पाई D² E, क्योंकि एरिया मैंने पुट किया है क्या, पाई/4 D², तो 4 ऊपर चला गया तो 9 4 36। ये लीजिए ओवरऑल डिफ्लेक्शन निकल गया। अब क्वेश्चन कैसा रहता है आपका, क्वेश्चन में जो इसमें P2P3P लिखा है ना, क्वेश्चन में आपका लिखा रहेगा 2 पास्कल 3 पास्कल 6 पास्कल या 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, सॉरी मैं प्रेशर बता रहा हूँ आपको, लोड है ना, न्यूटन, 2 न्यूटन 3 न्यूटन 6 न्यूटन 4 न्यूटन, इस तरीके से लिखा होगा। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। ये समझ गए तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर है। अब चलिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करोगे, दोनों तरफ से अगर शाफ्ट फिक्स है और अनयूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल है, अब क्या करोगे, देखो ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस पे एक शाफ्ट लगा है और शाफ्ट की इलास्टिसिटी E दिया हुआ है और शाफ्ट का डाया दिया है 2D। उससे दूसरा शाफ्ट अटैच है जिसका डाया D है और इलास्टिसिटी 2E है, और फिर एक एंड इधर से भी फिक्स है, और जो ये शाफ्ट है इस पे लोड P लोड लग रहा है। चलिए अब कैलकुलेट कीजिए भाई, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिफॉर्मेशन, क्या लगता है डिफॉर्मेशन हो रहा होगा यहाँ, जाहिर सी बात है हो तो जरूर रहा होगा डिफॉर्मेशन। अब देखते हैं क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है गाइस, ये हमारा शाफ्ट 1 मार्किंग कर लीजिए किसी भी तरफ से, और ये शाफ्ट 2 मैंने मार्किंग कर दिया। रिएक्शन निकालना है, ठीक है, दोनों का रिएक्शन RA और RB रिएक्शन निकालना है। तो देखिए ये P इधर की ओर लग रहा है, तो क्या कीजिए, अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में रिएक्शन, मैं इस डायरेक्शन में रिएक्शन, इसको मैं नाम देता हूँ RA, और एक ही तरफ डायरेक्शन दिस इज RB, अपने हिसाब से ले लीजिए, ले लिए, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन रिएक्शन है, ना मुझे RA की वैल्यू पता है ना RB की वैल्यू पता है। तो RA प्लस RB जो दोनों रिएक्शन की जो वैल्यू है वो ये जो लोड है उसके बराबर है। ये लोड इधर लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मैंने रिएक्शन ले लिया, तो दोनों का जो रिएक्शन RA प्लस RB वो P के बराबर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं अपन। ठीक है, नाउ अब टोटल डिफॉर्मेशन की बात करें, तो टोटल डिफॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफॉर्मेशन इन 1 प्लस डिफॉर्मेशन इन 2
और क्या लगता है यहाँ पे, और एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ 1 एंड 2 दोनों तरफ से फिक्स है, तो डिफॉर्मेशन 0 के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर डिफॉर्मेशन इन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिफॉर्मेशन इन 2, ठीक है। और डिफॉर्मेशन इन 1 मतलब P1 L1 अपॉन A1 E1 which is equal to minus of P2 L2 E2 E2, ठीक है। नाउ दूसरा काम भी हमारा हो गया, हमने एक ये बनाया, इस इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब तीसरा काम हम करने जा रहे हैं, पहला काम ये था, दूसरा काम ये, तीसरा काम अब हम लोड निकालेंगे। तो P1 पे लोड कितना है, P1 पे क्या करना है, P1 पे कट कर दीजिए और लेफ्ट साइड में देखिए RA बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो प्लस RA लगा दीजिए। और P2 कितना है भाई, P2 पे बैठ जाइए और लेफ्ट साइड में देखिए P अंदर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, ओके इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ बी, और ये रिएक्शन को आरसी कर रहा हूँ, ठीक है। ये आर ए, ये आरसी और ये बी पॉइंट है, ठीक है, जहां पे ये लोड लग रहा है। तो आर ए और आर सी अब सही है। तो P2 पे बैठ जाइए, अब लेफ्ट में देखिए चाहे राइट में, तो मैं P2 पे बैठ के जिधर फिक्स पॉइंट है ना, पास में ये फिक्स वाला है, तो मैं इस फिक्स पॉइंट को देख रहा हूँ, ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को पास में इसलिए इसको देख रहा हूँ राइट साइड में, और यहाँ पे देख रहा हूँ आरसी अंदर की ओर आ रहा है, तो माइनस आरसी, ठीक है। पास है मेरे इसलिए मैंने इसको ले लिया, उधर से भी कर सकते थे बट लेंदी पड़ता है, इससे अच्छा इधर से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो P1 P2 तीसरा काम हमारा निपट गया। अब क्या करना है, ये जो P1 और P2 की वैल्यू आई है इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। P1 कितना है RA अपॉन L1, L1 कितना है LE है इंटू L अपॉन एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पहले वाले का एरिया कितना है 2D है, तो 2D का स्क्वायर इंटू E1 या E, E1 की वैल्यू कितनी है E है, विच इज इक्वल टू माइनस आर सी इंटू लेंथ कितना है L बराबर है एरिया पाई बाई 4, और छोटे वाले का एरिया सिर्फ D है, ये हो जाएगा D का स्क्वायर इंटू E जो है वो 2E है, 2E है। सबको पुट करके कट पिट करोगे ना तो आर ए अपॉन 4 आएगा, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा दैट इज आर सी अपॉन 2, ठीक है। और क्योंकि ये ऑलरेडी, ये जो है ये ऑलरेडी माइनस में है और आरसी की वैल्यू भी माइनस में है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये पूरा माइनस में, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आरसी अपॉन 2 आ गया। तो यहाँ से आर ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 2 जा 4, 2 आरसी, 2 आरसी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अब इक्वेशन 1 की हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से आप क्या करो, आर ए की जगह पे पुट करो, तो 2 आर सी प्लस आर सी विच इज इक्वल टू पी। तो यहाँ से 3 आर सी हो जाएगा और आर सी की जो वैल्यू आ जाएगी 3 आर सी, और 3 चला जाएगा इधर पी बाई 3। तो लीजिए रिएक्शन 3 की वैल्यू आ गई, दैट इज कितना है पी बाई 3 लोड लग रहा है इधर। तो रिएक्शन ए पे कितना होगा, ए पे रिएक्शन कितना पुट कीजिए, 2p अपॉन 3 आ जाएगा। ए पे आरसी की वैल्यू p/3 पुट कीजिए, उधर भेज के माइनस कीजिए तो इतना आ जाएगा। आर ए की वैल्यू आ गई 2p/3, यहाँ पे पुट कर दीजिए 2p/3। लीजिए हमारा लोड का तो लोड निकल गया, रिएक्शन निकल गया। अब तो मतलब इससे क्या हुआ, P1 की वैल्यू आ गई। P1 कितना हो गई, P1 RA के बराबर है, मतलब P1 2p/3 के बराबर है, और जो P2 है वो माइनस RC के बराबर है, RC p/3 और माइनस में। तो हमारा लोड निकल गया, दिस लोड, इसके हेल्प से लोड तो हमारा निकल गया। अब जब लोड निकल गया तो आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लोगे मेंबर 1 और मेंबर 2 पे, और स्ट्रेस जब निकल जाएगा तो उसकी हेल्प से डेल 1 डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लोगे। जैसे इससे पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ तो टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो जैसे पीछे हमने किया, सेम प्रोसेस है। ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए। सारे क्वेश्चन गाइस आपको जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ वो मिलेंगे आपको, उस टाइम पे वैल्यू में मिलेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए नॉमेनक्लेचर पी और ये लेके चल रहा हूँ, उसमें 2 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन ऐसे मिलेगा, करने का प्रोसेस सेम यही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म शेप का मतलब कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं है, सब एक ही बराबर का रॉड है बट दोनों तरफ से फिक्स है। तो देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था ये भी दोनों तरफ से फिक्स था, बट जिसमें अंदर जो रॉड था ना वो अनयूनिफॉर्म शेप का था, मतलब एक मेंबर बड़ा था एक छोटा था।
तो अपन उतने में उसके लिए हमको इतना तामझाम करना पड़ा, तब जाकर हमारा P1 P2 की वैल्यू निकला, रिएक्शन निकला, ठीक है। बट इसके लिए हमें बहुत आसान मेथड है। जब भी याद रखना, जब भी आपका जो सिस्टम अगर सिमेट्रिकल है, तो ये सिस्टम कैसा है, सिमेट्रिकल, क्योंकि एक यूनिफॉर्म शेप का है, सिमेट्रिकल है, तो सबसे पहले रिएक्शन निकालना है। तो क्या पहला काम, रिएक्शन ड्राइंग बन तो बनाओ। पी इधर लग रहा है तो रिएक्शन क्या करेंगे, मैं अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज आर ए, ये जो पी है बी पॉइंट पे लग रहा है, और ये दिस इज आर सी। रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो आर ए प्लस आर सी विच इज इक्वल टू पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर द ओवरऑल रेजिस्टेंस, जो फॉर्मूला होता है इसको जब सिमेट्रिक, अगर फिगर सिमेट्रिकल है तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो ये रेजिस्टेंस लग रहा है, आर ए हो चाहे आर सी हो, दैट इज जो लोड लग रहा हो वो लोड उस मेंबर पे इनटू उसका अपोजिट साइड का जो लेंथ है, उसके अपोजिट साइड के मेंबर का जो लेंथ है अपॉन टोटल लेंथ, ठीक है। इसकी हेल्प से आप तुरंत आर ए और आर सी एक ही बार में निकाल के पुट कर देना, काम तमाम। जैसे आर ए निकालना है, तो आर ए की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले आर ए पे लोड कैसा लग रहा है, रिएक्शन आर ए पे जो लोड लग रहा है, आर ए पे लोड क्या लग रहा है, पी लग रहा है, ठीक है, इनटू अपोजिट लेंथ। इस मेंबर की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट लेंथ कितना है, इसका L/4 है, तो इसका बगल वाले का 3/4L है, तो अपोजिट वाले का लिखिए 3/4L, अपोजिट वाले का लिखिए, अपॉन टोटल लेंथ लिख दीजिए L/4 प्लस 3/4, इसको करोगे टोटल लेंथ तो टोटल लेंथ L निकलेगा, ठीक है। तो इससे आपका 3P/4 आ गया आर ए। वैसे ही आर सी का निकालना चाहते हो तो आर सी पे देखिए लोड क्या लग रहा है, आर सी पे लोड, ये सेकंड वाले मेंबर पे लोड पी लोड लग रहा है, तो पी लोड इनटू, अब इस मेंबर का नहीं, इसके बगल वाले का लेंथ ले लीजिए, दैट इज L/4 अपॉन टोटल लेंथ, इससे निकल जाएगा आपका दैट इज P/4। आर ए और आर सी निकल गया आपका, ठीक है। तो आप P1 P2 नहीं निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ पे P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लोड एट, यहाँ पे बैठ जाओ और राइट में देखो आर ए बाहर की ओर जा रहा है, तो प्लस आर ए होगा, और तो प्लस आर ए मतलब 3P/4 हो गई वैल्यू P1 की। और P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 पे बैठ जाओ, पास राइट साइड में देखो तो इधर RC अंदर की ओर आता हुआ दिख रहा है, तो माइनस RC है, तो P2 का जो है कितना हो जाएगा, -P/4 हो जाएगा। अब लोड निकल गया, इससे स्ट्रेस 2 निकाल लो, इससे डिफॉर्मेशन 2 निकाल लो। लोड निकल गया तो इससे आप स्ट्रेस 1 निकाल लो, डिफॉर्मेशन 1 निकाल लो, है ना। बस काम तमाम। कैसे डिफॉर्मेशन और स्ट्रेस निकालना है पहले बता चुका हूँ। बस इस तरीके, जब भी सिमेट्रिकल ऐसा फिगर दिखे, ये वाला फॉर्मूला यूज करना, बहुत आसानी से आप रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान, देखिए कितना आसानी से निकाल लिए। बट अगर अनसिमेट्रिकल हुआ जैसे इस तरीके का, तो पहले आर ए दोनों रिएक्शन लिखो, फिर दोनों डिफॉर्मेशन का इक्वेशन बनाओ, फिर लोड P1 P2 कितना होगा, फिर इसमें मैच कराओ, फिर आर ए और आर सी की वैल्यू आएगी, इसमें पुट करो, फिर आर सी आर ए आएगा, फिर यहाँ पुट करो, तब जाकर निकलेगा, और इसमें रिएक्शन डायरेक्ट निकल गया अगर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो। चलिए अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक शाफ्ट है और शाफ्ट से स्प्रिंग कनेक्ट है, और शाफ्ट पे लोड पी लोड एक्ट हो रहा है, तो स्प्रिंग कंप्रेशन कितना होगा, क्या रिएक्शन निकलेगा यहाँ पे, ये सोच के बताइए। तो देखिए होगा क्या, जब ये लोड पी लगेगा इस पे, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग इधर की ओर कंप्रेस हो रहा है, मतलब स्प्रिंग एक क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा, तभी तो वापस ये शाफ्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा गाइस, यहाँ पे समझने की कोशिश कर, समझने वाली क्वेश्चन है। ये आपका शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे जब आप पी लोड एक्ट करोगे ना, ये शाफ्ट मान लीजिए इतना डिफॉर्म्ड हो गई, इतना डिफॉर्म्ड हो गई, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ डेल पी, नाम दे दे रहा हूँ, इतना डिफॉर्म हो गई। बट स्प्रिंग जो आगे स्प्रिंग जो लगा हुआ है, ये जो आगे स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग क्या करेगा, कंप्रेस भी कर, स्प्रिंग भी अपोजिट रिएक्शन लगाएगा स्प्रिंग की स्टिफनेस के, लगाएगा, तो इसकी वजह से ये इतना ना होकर ये इतना होगा डिफॉर्मेशन, ये पूरा इतना डिफॉर्मेशन ना होकर सिर्फ यहीं तक डिफॉर्मेशन हो पाएगा। तो मतलब क्या हुआ, स्प्रिंग एक अपोजिट लगाया, तो ये जो डिफॉर्मेशन है, जो बैक किया, बैक डिफॉर्मेशन, ये क्या है, माइनस ऑफ स्प्रिंग का, ठीक है। और ये जो इतना डिफॉर्मेशन है, ये बिकॉज ऑफ, इसको डेल बी से दिखा देता हूँ, क्लियर है, समझ में आ गया। होना चाहिए इसको इतना, बट स्प्रिंग भी तो इधर से कंप्रेस
होके एक्सपेंड होगा तो फिर वो भी दबाएगा, तो ना होकर यहीं तक होगा। ये जो एक्स्ट्रा जो बच रहा है, जो नहीं हो पाया, दैट इज माइनस डेल आर से हमने इसको डिनोट किया। तो स्प्रिंग के क्या है, स्प्रिंग कोफिशिएंट। तो जो रेजिस्टिंग फोर्स होगा स्प्रिंग का क्या हो जाएगा, के एक्स। वाइब्रेशन पढ़े हो तो स्प्रिंग का बताया था मैं, ठीक है। के एक्स फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स जो इस शाफ्ट पे एक्ट होगा, के एक्स। और इधर से पी, क्लियर है। ई क्या है, इलास्टिक यंग्स मॉडुलस ऑफ दिस शाफ्ट वन। इसके लिए क्या करना है, तो जो बॉडी डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन। देयरफॉर डिफॉर्मेशन डेल पी में से माइनस ऑफ डेल आर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज स्प्रिंग का। मतलब क्या है, बॉडी पे कौन डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, बॉडी का डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डेल पी डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें से माइनस इतना कर दो तो इतना, ये जो है ये बॉडी का डिफ्लेक्शन है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। माइनस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन को मैं ऐसे ही लिखूंगा, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन, ठीक है। देयरफॉर डेल पी जो डिफ्लेक्शन है वो कितना हुआ होगा, पी एल अपॉन ए ई हुआ होगा डिफ्लेक्शन का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है, माइनस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग से आर, यहाँ पे हमने पी रखा है, स्प्रिंग से आर आर फोर्स आ रहा है, तो आर रखेंगे हम यहाँ पे एल अपॉन ए ई विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन क्या होता है भाई, स्प्रिंग का फोर्स होता है के एक्स माइनस के एक्स, तो स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन मतलब एक्स की बात कर रहा है, तो माइनस आर अपॉन के हो जाएगा, है ना। तो माइनस आर अपॉन के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देयरफॉर यहाँ से आएगा पी एल अपॉन ए ई विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए ई प्लस आर अपॉन के। कुछ गड़बड़ है, ओके, एकदम सही है। अब इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, एल अपॉन ए ई प्लस वन अपॉन के, ठीक है। देयरफॉर अब ये जो ये वैल्यू किसकी है, पी एल अपॉन ए ई, ये डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट, तो डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट जो है दैट इज डेल पी विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, बट हमें क्वेश्चन में क्या, ये क्वेश्चन में ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग, कितना कॉम्प्रेस होगा ये पूछेगा। तो हम डेल पी ना निकाल के स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन निकालना, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल अपॉन ए ई डिवाइडेड बाई एल अपॉन ए ई प्लस वन अपॉन के, ये हो जाएगा आर, ठीक है। और अभी हमने देखा आर अपॉन के क्या होता है, एक्स, यही एक्स तो निकालना है, स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन यही तो होता है, तो ये स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू आर अपॉन के। आर की वैल्यू कितना है, पी एल अपॉन ए ई अपॉन के माइनस में, ठीक है, दैट इज एल अपॉन ए ई वन प्लस के, और एक और के जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया स्प्रिंग का कंपैरिजन का फॉर्मूला। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से निकालना है। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को 5 मिनट बैक करो और फिर से सारी चीजों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली ऐसा क्वेश्चन जेई में तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जेई में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मैं इसलिए बता दिया कि बाय डिफॉल्ट अगर आ गया तो आप कर लो, ठीक है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है टेपर रॉड। अगर आपका रॉड जो है वो टेपर हो, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। टेपर रॉड मतलब कुछ इस तरीके का, हमने स्ट्रेट रॉड और अनक्रॉस सेक्शन वाले रॉड के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब हम टेपर के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, टेपर रॉड, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है गाइस, इस तरीका कैलकुलेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये टेपर रॉड है, इसका ये जो डायामीटर है, दिस इज, इसका जो बैक का डायामीटर को मैं लिख रहा हूँ D2 और फ्रंट वाले का डायामीटर है D1, पूरा ओवरऑल लेंथ L है। और मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, स्ट्रिप DX का स्ट्रिप कंसीडर किया, इस एंड से x दूरी पे, इस एंड से x दूरी पे मैंने एक DX थिकनेस का मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर किया, और उस स्ट्रिप का जो डाया है जिसको मैं लिख रहा हूँ, उस स्ट्रिप का डाया इज D। ओके, तो रॉड के राइट हैंड साइड का जो डाया है D1, लेफ्ट हैंड साइड का डाया D2, ओवरऑल लेंथ रॉड का है L,
मैंने राइट हैंड साइड से एक स्ट्रिप कंसीडर किया है x दूरी पे, स्ट्रिप की थिकनेस ds है और स्ट्रिप की जो लेंथ है वो डाया है, स्ट्रिप की जो डाया है वो d है। अब उस स्ट्रिप पे राइट हैंड साइड पे एक लोड एक्ट हो रहा है, उस लोड की वजह से एक रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होगा जिसको मैं रिएक्शन R दे दिया। अब कैलकुलेट करना है भाई इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। ये पेपर कुछ है नहीं, अपन पढ़ चुके हैं गाइस। देखो ये है क्या, ये टेपर कुछ नहीं अनयूनिफॉर्म स्टेप कटा हुआ है। देख कैसे, ये इस तरीके के साफ्ट है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, यही है ना। और इसको अगर आप थोड़ा सा ये जूम करके अगर देखोगे इसको बहुत ज्यादा, तो आपको इस तरीके के अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग मेंबर्स दिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा दूर से देखोगे तो ये आपको कैसा दिखेगा, इस तरीके का टेपर दिखेगा। है तो यही अलग अलग मेंबर, खूब सारे मेंबर हैं। तो खूब सारे जब मेंबर है तो इस पूरे टेपर को मैं लिख सकता हूँ कि ये मेंबर को मान लो P1 बोल रहा हूँ, तो P1 प्लस P2 प्लस इस तरीके से जितने नंबर ऑफ मेंबर हो Pn विच इज इक्वल टू क्या, ओवरऑल लोड ऑन द मेंबर, ठीक है। एक चीज और, आप स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखते हो ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या लिखते हो, लोड अपॉन एरिया। जिसकी एरिया कम होगी स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो अपन इस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन मिनिमम स्ट्रेस, क्योंकि अलग अलग मेंबर हैं, इसका डाया ज्यादा है, डाया ज्यादा है मतलब इस पॉइंट पे स्ट्रेस ज्यादा होगा, और छोटे वाले मेंबर का डाया कम है मतलब, डाया कम है मतलब स्ट्रेस ज्यादा होगा, और डाया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है डेल मैक्स अपॉन डेल मिनिमम, ठीक है। विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4p अपॉन, होता है ना लोड अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा पाई बाई 4, तो 4 ऊपर चला गया तो हो गया 4p पाई d2 का स्क्वायर, क्योंकि d2 डाया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम होगा इसलिए, अपॉन 4p पाई d1 स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा d1 अपॉन d2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू डी मैक्सिमम अपॉन डी मिनिमम का होल स्क्वायर। वही हुआ ना, d1 मतलब डी मैक्सिमम, d2 आप देख सकते हो ये d1 है और ये हमारा d2 है ना। ओके, एक चीज और चेंज कर लेना गाइस, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे भी अभी हो गया था, ये d2 है, ठीक है, इसको मैं d2 ले रहा हूँ और दिस इज d1। अच्छा, कंफ्यूजन हो रहा था मुझे भी, ये डाया d1 है, ये डाया d2 है, ठीक है। अब सही है, अब ये इक्वेशन एक नंबर का सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा था, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, जिसका डाया ज्यादा होगा स्ट्रेस क्या होगा, डाया ज्यादा स्ट्रेस कम, ठीक है, डाया कम स्ट्रेस ज्यादा। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन बनाया और ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। नाउ इलोंगेशन की बात करते हैं, तो इलोंगेशन का पुराना फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज पी एल अपॉन ए ई, वही पुराना फॉर्मूला। ए का यहाँ पे पुट कर देंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर 4 चला जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। और ओके, थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो P की वैल्यू है लोड, वो Px से हम डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के बार लगे हुए हैं, तो मैंने Px से कर दिया। देयरफॉर डिफॉर्मेशन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, Px dx अपॉन ए, क्योंकि कितना लेंथ है हमें ये भी नहीं पता, हर बार का लेंथ कितना है ये भी हमको नहीं पता, हर बार पे कितना P लग रहा है ये भी हमको नहीं पता, तो हम Px, क्योंकि जनरली जो हमारा पीछे हम पढ़ते हैं डेल इज इक्वल टू क्या होता है पी एल अपॉन ए, बट इस केस में हमको किस बार पे इस तरीके का मैंने स्टेप काट दिया और किस बार पे कितने लोड लग रहा है वो भी नहीं पता, इसलिए पी एक्स लग दिया, किस बार का कितना लेंथ है वो भी नहीं पता, इसलिए मैंने डी एक्स रख दिया। तो एरिया दैट इज 4 ऊपर हो जाएगा पी पी एक्स डी एक्स अपॉन पाई डी स्क्वायर, क्लियर है, ये हो जाएगा। देयरफॉर जो d की वैल्यू, अब यहाँ पे जो d है वो कौन सा d है, अब d1 है कि d2 है वो कैसे पता चलेगा, तो d जो है वो क्या हो जाएगा d2 प्लस dx लिख सकते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रिप कंसीडर किया, तो इस स्ट्रिप पे कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है वो देख रहे हैं। इस स्ट्रिप पे जो डिफॉर्मेशन होगा इट इज px और dx अपॉन ए,
तो एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या, डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये स्ट्रिप का जो ये जो डाया होगा, स्ट्रिप का जो डाया होगा वो D2 से मैंने कितना x रेंज पे लिया है, ठीक है। तो डाया इज इक्वल टू D2 का डाया प्लस डेल dx, ठीक है, डेल dx। इतना क्लियर है। देयरफॉर यहां से जो डेल dx की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, d1 माइनस d2 अपॉन एल और x, ठीक है, क्लियर है। देखो गाइस, अब ये डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ जनरली, अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा क्योंकि आप बोर हो रहे होगे, मैं भी समझ गया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट करना डिफॉर्मेशन कैसा, डिफॉर्मेशन डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए ना गाइस आपको ये जो डी की वैल्यू है ना ये पता होना चाहिए, मतलब जो आप स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हो उसका वो पता होना चाहिए डाया। और जो डाया हो स्ट्रिप का होता है वो जिधर से आप ले रहे हो D2 से ले रहे हो ना, तो ये D2 का डाया और प्लस डेल dx कितनी दूरी पे ले रहे हो वो, तो जो डेल dx की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जो आपका D1 है, दिस इज D1 और दिस इज D2, है ना। तो जो D1 से D2 को माइनस करके ओवरऑल लेंथ इनटू ये जो जितनी दूरी पे ले रहे हो ये होता है हमारा डेल dx की वैल्यू। देयरफॉर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 प्लस D1 माइनस D2, दोनों दोनों एंड का माइनस अपॉन ओवरऑल लेंथ कितना है और उसमें मल्टीप्लाई कितनी दूरी पे आप स्ट्रिप लिए हो, क्लियर है। ये हो जाता है डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू क्या करो, ये डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आप डायरेक्ट डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। मैं पुट करके नहीं बताने वाला, अब मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। और पहले क्या करते हैं, इस टॉपिक को उठाएं तो खत्म कर देते हैं, ये डी की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट करके इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूँ पहले, ठीक है, फिर अपन चलेंगे। तो डेल हो जाएगा क्या, दैट इज 4p dx अपॉन पाई d2 प्लस d1 माइनस d2 अपॉन एल का x का होल स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू पुट कर दिया और इनटू क्या था, ई था, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर देना कहाँ से, 0 से एल तक इंटीग्रेट कर दो। इस स्ट्रिप का हमने कैलकुलेट किया, पूरे शाफ्ट का चाहिए डिफ्लेक्शन, तो 0 से एल तक का इंटीग्रेट कर दो। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 4p अपॉन ई भी बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल d1 d2, ये आ जाएगा आपका। देयरफॉर जो डिफॉर्मेशन की वैल्यू आती है शाफ्ट में 4pl अपॉन पाई d1 d2, ये निकलता है टेपर शाफ्ट में डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि अगर शाफ्ट टेपर है और उस शाफ्ट में कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है अगर कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला याद है आपको तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। मैं तो कहूंगा याद कर लो इस फॉर्मूले को, क्लियर है, टेपर वार्ड का। बट अगर आपका जो बार है वो प्रिज्मेटिक है, अगर प्रिज्मेटिक बार है तो क्या होता है प्रिज्मेटिक बार, कुछ नहीं, सेम का इस तरीके से सेम क्रॉस सेक्शन होगा, पेपर ना होगा, एकदम स्ट्रेट होगा। इन दैट केस जो D1 और D2 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर रहती है, डी स्क्वायर के बराबर होती है, क्योंकि अगर टेपर शाफ्ट का अपन ने पीछे किया था ना, डिफॉर्मेशन क्या निकला था स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में किया था डिफॉर्मेशन जो निकला था हमारा, कहाँ है भाई, एरिया यहाँ पुट करेंगे तो डी स्क्वायर हो जाएगा ना, किसी और का देखते हैं, अपन ने निकाला था ना, सब में एरिया एरिया लिख के छोड़ दिया हूँ मैं, डिफॉर्मेशन की डी पुट नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ऐसे जो बार रहते हैं ना उनका डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, ये होता है। तो डी प्रिज्मेटिक बार और टेपर बार में यही अंतर होता है, देखिए बाकी सब सेम है, याद करना आसान है, बाकी सब सेम है। ये डी स्क्वायर जो है ये D1 और D2 के बराबर होता है, मतलब जो प्रिज्मेटिक बार का डायमीटर होता है वो रूट ऑफ पेपर वार का ये होता है। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिसमें क्या दिया रहता है कि टेपर बार का दोनों डाया दिया रहेगा D1 और D2, फाइंड और पूछ देगा प्रिज्मेटिक बार का डाया बताइए। जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा आता है कि इफ द डाया ऑफ टेपर बार
इज 4 mm एंड 16 mm। ठीक है, फाइंड द डिफॉर्मेशन, फाइंड द डाया ऑफ प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक बार का डाया बताइए क्या होगा। हमें पता है प्रिज्मेटिक बार का जो डाया होता है वो रूट ऑफ क्या होता है, टेपर बार का डाया D1 और D2 के बराबर। Therefore root of 4 into 16 which is equal to root of 64 और which is equal to 8। तो डायमीटर ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज 8। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको कराया और ध्यान में रखना ये चीज, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन गाइस पेपर वायर का। क्वेश्चन भी मैं कराते जा रहा हूँ तो समझ लीजिए आपकी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती जा रही है इस वीडियो में, ठीक है। तो जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उस टाइम पे जो ऐसे क्वेश्चंस है ना तो मैं उनको आंसर बता के स्किप करूंगा। ये वीडियो अगर आप नहीं देखे होगे तो आप उधर के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो डाया है पेपर वायर का ये 20 mm है, इस पे लोड P एक्ट हो रहा है, ये पॉइंट C है, ठीक है। ये B पार्ट है, ये इधर A है। जो P लोड लग रहा था इसके अपोजिट में रिएक्शन लगा लीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में। इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज RB रिएक्शन, ठीक है, RA रिएक्शन। अगर लोड इधर रख रहा है तो रिएक्शन सारा अपोजिट डायरेक्शन में दे दीजिए। ये दे दिया दोनों रिएक्शन मैंने, ठीक है ना। ये 20 mm है और जो बड़ा वाला डाया है ये है हमारा दैट इज 100 mm। ये इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वो है 800 mm और इधर का जो लेंथ है वो है 200 mm, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द रेशियो ऑफ रिएक्शन एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो रिएक्शन निकल रहा है जो पॉइंट पे, उनका रेशियो आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डिफॉर्मेशन होगा, दो साफ टेपर है तो डिफॉर्मेशन, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, दिस इज पार्ट 2। तो डिफॉर्मेशन इन 1 प्लस डिफॉर्मेशन इन 2 विच इज इक्वल, और सॉरी, और जो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट वो फिक्स है, इधर का भी पार्ट फिक्स है और ये भी हमारा फिक्स है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो डिफॉर्मेशन इन दिस एंड डिफॉर्मेशन इन दिस बोथ, डिफॉर्मेशन तो होगा नहीं 0 के बराबर, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन इन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ 2। और डिफॉर्मेशन टेपर वार का डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आर P1 L1 अपॉन पाई D1 D2 E1 which is equal to minus 4 P2 L2 अपॉन पाई D1 D2 E2, है ना। इस तरीके से हो गया। अब देखो इसको कट पिट करना, ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और बाकी रहने देते हैं। P1 अब क्या करो, इस पार्ट को क्या करो, मेथड ऑफ सेक्शन काट दो, लेफ्ट साइड में देखो लोड क्या आ रहे हैं। तो P1 का जो लोड है प्लस RA टेंसाइल है, तो इस पार्ट पे बैठ जाओ, कट कर दो इसको, राइट में देखो RB अंदर की ओर आ रहा है, तो P2 जो है तो कितना हो जाएगा माइनस RB। अब ये P1 और P2 की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा RA इंटू L1 है 800 अपॉन D1 D1 इंटू D2, ठीक है। दोनों की इलास्टिक सेम है, E1 और E2 दोनों सेम है। क्वेश्चन में दी यहाँ पे लिखा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, इसलिए हमने कट कर दिया D1 D2। D1 कितना है भाई 100 और D2 कितना है 20, ये कितना हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक चीज और होगा D3, ठीक है। लोड यहाँ पे लग रहा है तो इसका डायामीटर भी दिया होगा D3, तो लोड यहाँ पे लग रहा है। तो पहले क्या करोगे, इतने का डिफॉर्मेशन एंड देन इतने का डिफॉर्मेशन। तो इतने का जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला था बार 1 का डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा D1 D2 नहीं D3 होगा। ये D1 और ये D3 है ना, तो D1 D3 हो जाएगा। और इधर का जो होगा, इधर वाले बार का डिफॉर्मेशन क्या होगा D3 और D2, तो D3 और D2, ये गलती हो रहा था। तो D3 दोनों सेम है तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा D1। तो D1 कितना है, डायमीटर 100 है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ RB, माइनस इसका माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो RB इंटू L2 दैट इज 200 अपॉन D2 दैट इज 20।
इससे आर ए और आर बी दैट इज रेशियो निकल जाएगा, आर ए अपॉन आर बी का रेशियो यहाँ से निकल जाएगा 5/4 और ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से ये हो गया। फॉर्मूला याद होना जरूरी है, फॉर्मूला ये जो हमारा आया था ये याद होना जरूरी है। तो देखो सिंपल बार और टेपर बार के फॉर्मूले में कुछ अंतर नहीं है, बस यहाँ डी का स्क्वायर था, यहाँ D1 और D2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले गाइस बहुत सिंपल टॉपिक है, सेल्फ वेट की बात कर रहे हैं। सेल्फ वेट ऑफ बार की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है। पहली बात हम पढ़ रहे हैं क्या, सोम। सोम का एजेप्शन कुछ हम लेते हैं और उस एजेप्शन में पहला पॉइंट ही लिखा है कि जो बॉडी फोर्सेस है ना, जो खुद का सेल्फ वेट है, जो बॉडी फोर्स है मतलब सेल्फ वेट जो है उसको निग्लेक्ट करना है, उसको निग्लेक्ट करके चलना है। फिर तो अपन ये टॉपिक को पढ़ना नहीं चाहिए, बट अपन पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं तो भाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक शाफ्ट है, ठीक है, इसका क्या है, लेंथ एल है, लेंथ एल है, इलास्टिसिटी ए है, एरिया ए है और इस पे सेल्फ वेट के कारण नीचे की ओर लोड लग रहा है। ठीक है, ये जो लोड है क्योंकि हम सोम पढ़ रहे हैं तो सोम में हम सेल्फ वेट कैंसिल करके, तो ये जो डब्ल्यू मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ ये सेल्फ वेट नहीं है, ये मैंने एक्सटर्नल लोड लगाया है, बिकॉज ये मैं पढ़ रहा हूँ इधर जो है, इधर मैं सोम से रिलेटेड चीजें बात करूंगा और इधर सोम के जो उससे हैं, इसके हेल्प से जो डिफॉर्मेशन निकलता है दैट इज लोड एल अपॉन ए ई, जो काफी देर से हम निकालते आ रहे हैं। सोम के जो एक्सेप्शन के हेल्प से हमारा ये निकलता है जिसमें हम सेल्फ वेट कंसीडर ही नहीं करते हैं। बट अगर हम सेल्फ वेट कंसीडर करें, सेल्फ वेट को अगर हम कंसीडर करेंगे, इन दैट केस क्या डिफॉर्मेशन आएगा। सेल्फ वेट को जब आप कंसीडर करोगे गाइस तो ध्यान देना, ये क्या है, टोटल सेम लेंथ का हमने बार लिया, इसकी इलास्टिसिटी भी सेम है और इसकी एरिया भी इसकी और इसकी सेम है। इसमें कोई एक्सटर्नल मैंने W नहीं लगाया, बट इसमें क्या है, ये सेंटर पॉइंट है, सेल्फ ये सेंटर से ये एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ द बॉडी, टोटल वेट ऑफ द बॉडी दैट इज W मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द टोटल वेट ऑफ द बॉडी बार का पूरा। तो इसके हेल्प से जब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे और निकालोगे तो इससे जो निकलेगा टोटल सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन निकलेगा दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन 2E निकलेगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, तो इससे हमको ये दोनों को देखो, इसको और इसको देखो, क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार, ये दोनों प्रिज्मेटिक बार ही है ना, तो इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ प्रिज्मेटिक बार इज हाफ ऑफ इलोंगेशन ऑफ हमारा प्रिज्मेटिक बार व्हेन एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ वेट। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, सोम के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफॉर्मेशन निकला और जो सेल्फ वेट के अकॉर्डिंग जो डिफॉर्मेशन निकला, ये सेल्फ वेट वाला हाफ है किसका, सोम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसलिए हम ये सोम में हम क्योंकि वैल्यू एकदम आधी हो जाती है तो इसलिए हम इस चीज को सोम में नहीं पढ़ते हैं, हम सोम में थोड़ा सा, क्योंकि सोम में हमेशा हम मैक्सिमम लेके, जब थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़े हो ना, हमेशा ज्यादा लेकर चलना चाहिए ताकि कम वाली चीजें को हमें आराम से झेल ले। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कुछ चीज में ज्यादा एक्टिंग आ जाए तो उसको आराम से झेल ले, इसीलिए हाफ होने की वजह से, इसका डिफॉर्मेशन आधा होने की वजह से हम इस चीज को नहीं पढ़ रहे हैं और यहाँ पे डिफॉर्मेशन फुल दिख रहा है। ना जो अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं वो स्ट्रेस। टोटल जो स्ट्रेस होता है ना गाइस, किसी बॉडी में जो टोटल स्ट्रेस है वो दो चीज पे डिपेंड करता है। टोटल जो एक तो मैकेनिकल स्ट्रेस होता है जो लोड वगैरह की वजह से पैदा होता है, और एक होता है हमारा थर्मल स्ट्रेस। तो मैकेनिकल स्ट्रेस में हमारा एक्सियल लोड के कारण एक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, बेंडिंग, ये सब। थर्मल स्ट्रेस के कारण भी बेंडिंग होता है। तो टोटल स्ट्रेस अगर किसी बॉडी का मैं पूछूं तो सिर्फ आप मैकेनिकल स्ट्रेस कैलकुलेट करके जो वैल्यू बता दोगे और उसी के अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्ट बना दोगे ना, तो ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा। ठंडी में वो ऑब्जेक्ट अलग स्ट्रेस देगा, गर्मी में वो ऑब्जेक्ट अलग स्ट्रेस देगा। तो जब भी ऐसे कोई चीज का अगर आप बना रहे हो तो उसका मैकेनिकल एज वेल एज थर्मल स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करें, तभी जाकर आप उसका थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे कि कब वो फेल होगा। दोनों जरूरी है,
मैकेनिकल स्ट्रेस तो हम देख ही रहे हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे हम थर्मल स्ट्रेस करेंगे। बट हम पढ़ रहे हैं गाइस जूनियर इंजीनियरिंग का, ठीक है, ये एसएससी हो चाहे आरआरबी हो, क्लियर है। तो जूनियर इंजीनियरिंग में थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग ना के बराबर पूछा जाता है। अभी मैकेनिकल स्ट्रेस में अभी जो मैं टॉपिक जस्ट अभी ये पीछे खत्म किया, इसके बाद 2-3 है कि अगर इस तरीके का बार है, इस पे लोड लग रहा है दैट इज पी, ठीक है, और ये इस तरीके से हैंग है ना, इस तरीके से हैंग है, इसका L1 है, इसका L2 है, इसका L3 है, ठीक है, ये पैरेलल का कंडीशन है। इन दैट केस क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे वायर में कितना डिफॉर्मेशन होगा, ये टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, वैसे सोम में है ये टॉपिक, ठीक है। स्किप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें आज तक मैं देख रहा हूँ पेपर 8 से 10 साल के पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं गिनकर 10 साल के पेपर में 2 से 3 बार बस देखा हूँ, इसलिए सोचा कि ये टॉपिक थर्मल स्ट्रेस तो कम से कम बता ही देता हूँ। अपन ज़्यादा डीप में नहीं चलेंगे, ज़्यादा डीप में जाकर नहीं पढ़ेंगे, बहुत जल्दी से इसका फॉर्मूला हमें बस चाहिए, उसी फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये लीजिए, ये हमारा बॉडी है, इस पे ये ठीक है, ये बॉडी फ्री एक्सपेंशन, बस हम क्या कर दिए उसको फ्री एक्सपेंशन देख रहे हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ थर्मल, थर्मल टेम्परेचर के कारण फ्री एक्सपेंशन होगा, कोई लोड वगैरह एक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस ये टेम्परेचर चेंज हुआ है हमारी इस बॉडी का, पहले टी था अब टी हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट इसकी ई रहेगी, ठीक है। तो इस डेल टी टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, कितना एक्सपेंड हुआ, दैट इज डेल एक्सपेंड हुआ, थर्मल है इसलिए डेल टी एच से हम लिखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था, तो टेम्परेचर टी से डेल टी टेम्परेचर बढ़ा, उसकी वजह से ये डेल टी एच हमारा एक्सपेंशन हो गया। देयरफॉर सबसे पहला काम यहाँ पे एक आता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, हर एक बॉडी का अलग अलग होता है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ बॉडी, हर एक बॉडी का अलग अलग थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, और ये अल्फा से हम डिनोट करते हैं, डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसको हम यहाँ पे डेल टी लिखेंगे, पहले कितना था अब कितना है, टेम्परेचर चेंज, और थर्मल डिफॉर्मेशन, थर्मल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, दैट इज डेल टी एच विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अल्फा थर्मल को एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर जो चेंज कर रहे हो आप वो, और जो उसका लेंथ होगा, ये हो जाएगा, पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है, नेगेटिव तो होगा नहीं, ठंड की बात तो कर रहे हैं। ये तो थर्मल डिफॉर्मेशन आ गया। हाँ, थर्मल स्ट्रेन की बात किया जाए, थर्मल स्ट्रेन की बात किया जाए, थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी दैट इज डेल टी एच अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इससे आ जाएगा प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है। तो आप यहां से हमको दो फॉर्मूला मिला, एक मिला थर्मल डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला दैट इज अल्फा डेल टी एल, और एक मिला हमारा थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला दैट इज अल्फा इंटू डेल टी। तो बस ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, काम हो गया, इससे हटकर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हम इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं दैट इज थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट, कंपोजिट बार लास्ट टॉपिक है हमारा, और चैप्टर 1 खत्म। इसके बाद गाइज हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। मैं ड्राइंग बना लेता हूँ पहले। नाउ अब देखिए, कंपोजिट बार मतलब बीच वाला जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये स्टील है हमारा, ये स्टील है, और येलो कलर से दिख रहा है ये कॉपर है। तो इसका कॉपर का थर्मल कोफिशिएंट को मैं अल्फा इसका लिख रहा हूँ, ठीक है, अल्फा सी लिखता हूँ, थर्मल थर्मल कोफिशिएंट, ठीक है। तो कॉपर का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को अल्फा सी से लिख रहा हूँ, ये भी हमारा कॉपर है, ऊपर वाला भी हमारा कॉपर है, इसको भी अल्फा सी से, और स्टील के थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट को मैं अल्फा एस टी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब टेम्परेचर डेल टी जैसे चेंजेस, टेम्परेचर चेंज हुआ, शुरू में लेंथ था इसका एल, तो डिफॉर्मेशन किस तरीके से होगा विद द हेल्प ऑफ थर्मल, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे गाइज जो अल्फा एस टी थर्मल कोफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट स्टील का जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, थर्मल स्टील का कम होता है एज कंपेयर टू
कॉपर का, मतलब स्टील जो है ना वो कम डिफॉर्म होगा और कॉपर ज्यादा डिफॉर्म होगा। अब क्या है कि भाई कॉपर ज्यादा डिफॉर्म होना चाहेगा, कॉपर एक साथ लेकिन अटैच है, कॉपर ज्यादा डिफॉर्म होना चाहेगा, स्टील सिर्फ इतना ही डिफॉर्म होगा। बट कॉपर हमारा जो भैया है वो इतना ज्यादा डिफॉर्म होना चाहेंगे क्योंकि इनकी अल्फा सी की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टील का। जिसकी अल्फा सी की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंड होना होगा, और स्टील का है वो कम एक्सपेंड होना होगा। बट तीनों आपस में अटैच है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन है किसका, कॉपर का, वो ना होकर वो यहीं पे रुक जाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा और सिर्फ एक्सपेंशन जो है इतना ही माना जाएगा बिकॉज ऑफ स्टील का अल्फा एस टी के कारण, ठीक है। तो ये यहीं पे रुक जाएगा, वो अपने मन मुताबिक नहीं बढ़ पाएगा आगे, ठीक है। तो कंपोजिट के साथ ये प्रॉब्लम आता है वेयर अल्फा एस टी ऑफ अल्फा सी, ठीक है। तो जो डिफॉर्मेशन है स्टील के अंदर, जो डिफॉर्मेशन है कितना हो रहा है, अल्फा एस टी डेल टी एल, ठीक है। और कॉपर के अंदर डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, अल्फा सी डेल टी एल, कॉपर के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर थर्मल deformation of composite material will equal to composite material का thermal deformation which is equal to कॉपर का डिफॉर्मेशन प्लस स्टील का डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरीके से कंपोजिट मटेरियल का अगर वो आपस में अटैच है तो हमें थर्मल डिफॉर्मेशन निकलता है, क्लियर है। तो कंपोजिट मैटर में क्या होता है ना गाइस, जब कंपोजिट बार आप यूज करते हो अलग अलग कंपोजिट मतलब अलग अलग मटेरियल का, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जिसकी टेम्परेचर इंक्रीज होने से जिसका थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होती है ना वो ज्यादा एक्सपेंड होता है, क्लियर है। यहाँ पे कॉपर की जो थर्मल कोफिशिएंट वो है ज्यादा है, कॉपर की थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा है तो वो ज्यादा एक्सपेंड होगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। इसलिए वो ज्यादा एक्सपेंड होना चाह रहा था नीचे ऊपर से, बट स्टील क्या है कम एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए क्या करेगा जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग था उसको भी रोक के सबको अपने साथ ही बराबर कर देगा, ये मेंटेन कर लेगा। और जो एक्सपेंशन है बस इतना ही आपको पढ़ना था यहाँ पे। तो फाइनली गाइस 1 घंटा आधा घंटे के आसपास वीडियो बनना था, काफ़ी चीज़ें इसमें थी। मैं एक्चुअली आपको क्वेश्चन कराया हूँ बहुत सारा क्वेश्चन, वैल्यू ना देकर मैंने आपको थ्योरेटिकल में क्वेश्चन कराया हूँ। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब अगला जो लेक्चर में बनाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे उसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो से खासकर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि ये वीडियो अच्छे से देखकर गए होगे तो वो सारे क्वेश्चन चुटकियों में आपसे बन जाएगा, क्लियर है। बहुत आसान होता है सोम, घबराने की बात नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे गाइड कर रहा हूँ उस तरीके से आप करते जाओ, बहुत आसानी से आप सोम को कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।